हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं जीएसटी के टाइप्स के बारे में। जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं, किस जीएसटी का प्रयोग कहाँ पे होता है, कौन सा टैक्स कब चार्ज होता है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज के क्लासेस में समझने वाले और जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया और समझाया गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी कहा जा रहा है प्रत्येक गुड्स और सर्विस की सप्लाई के लिए लिखित टैक्स कंपोनेंट्स प्रभावित होते हैं। अब कब क्या होता है इसको समझने की कोशिश करना है। बताया जाता है कि सेंट्रल जीएसटी को हम लोग सीजीएसटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजीएसटी या सेंट्रल टैक्स भी कहते हैं। मतलब कहीं आपके सामने आ गया सीजीएसटी, तो अगर तो आप जवाब दोगे कि सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसको शॉर्ट में बोलते हैं सीजीएसटी, या कई लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल टैक्स। मतलब आपको तीन नामों से आपको बार बार सुनने को मिलेगा। कई लोग बोलेंगे सेंट्रल टैक्स, कई लोग बोलेंगे सीजीएसटी, कई लोग बोलेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो समझना, यह सीजीएसटी के बारे में ही बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ना, सेंट्रल जीएसटी भी बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे शॉर्ट में बोलते हैं सीजीएसटी, या एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं सेंट्रल टैक्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल टैक्स। अब देखो, बताया जा रहा है कि ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ। मतलब यह टैक्स जो सेंट्रल टैक्स है, यह कब लागू होता है और किस पे एप्लीकेबल है, वो हमको समझना है। तो बताया जा रहा ना कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ। मतलब इंट्रा स्टेट के बारे में हम कल के क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। क्या मतलब हमने आपको बताया था कि इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा सेम स्टेट हो, जैसे अगर मान लो हमारा जो व्यापार है अगर यूपी में है रजिस्टर्ड, अगर कोई दूसरा व्यापारी है इसका भी यूपी में व्यापार है और है रजिस्टर्ड, तो हमने बताया था कि दोनों के बीच अगर सप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है, तो उसे हमने बोला था इंट्रा स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इंट्रा स्टेट बोलते हैं। और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे जो टैक्स चार्ज होता है वो कौन सा टैक्स चार्ज होता है? सेंट्रल टैक्स, जिसे बोलते हैं सीजीएसटी। क्लियर है? तो अगर कोई पूछता है कि सेंट्रल टैक्स, तो क्या जवाब दोगे? तो जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पे लागू होता है क्या? जी, सीजीएसटी। चलिए, उसके बाद से फिर से बताया जा रहा है स्टेट जीएसटी, जिसे बोलते हैं एस जीएसटी और स्टेट टैक्स। मतलब इसे स्टेट टैक्स भी बोलते हैं, एस जीएसटी भी बोलते हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोलते हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोलते हैं। और इसके बारे में बताया गया है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस आर बोथ। क्या मतलब है कि यहाँ पे भी अगर गुड्स और सर्विस सेम राज्य में सप्लाई होता है तो स्टेट टैक्स भी चार्ज होगा। मतलब इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि जब दो राज्य मतलब दोनों सेम स्टेट हो तो दो टैक्स चार्ज होता है, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। मतलब यह ऐसे अलग अलग क्यों समझाया गया है? मतलब बताया जा रहा है कि इंट्रा स्टेट पे भी सेंट्रल टैक्स लगेगा और इंट्रा स्टेट पे स्टेट टैक्स भी लगेगा। इसीलिए कोई कहता है कि अगर सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है तो कौन सा जीएसटी चार्ज होता है? बताना सीजीएसटी और एसजीएसटी। कोई कहता है सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताना सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह जीएसटी मतलब क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
चलो अगर मान लो उस पे टैक्स है 18%, तो समझ जाना 9% सेंट्रल टैक्स खाते में जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। समझे? मतलब अगर मेरा व्यापार अगर 100 रुपए का कोई सामान बेच रहा है और 10% टैक्स चार्ज है, तो समझ 10 रुपए जो चार्ज करेंगे तो 5 रुपया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और 5 रुपया स्टेट गवर्नमेंट लेगा। यही रूल है किसका? जीएसटी का। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो तब, जब दो राज्य के बीच ना हो, सेम राज्य के बीच हो तब। क्लियर हो? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो इसको और भी अच्छे से समझ में आएगा तो मैं एक डायग्राम आपको लिखवा दूंगा जिससे और बेटर तरीके से समझ में आएगा और आसानी तरीके से आप लोग बता ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी मैं बना रहा हूं, उसको नोट कर लेना जिससे आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले समझा लेने दो। चलिए नेक्स्ट अगला क्या बताया जा रहा है कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो कहा जा रहा है कि इंटर स्टेट एंड इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, मतलब इंटर स्टेट के बारे में बताया था ना आपको। क्या बताया था बाबू? कि जब दो बिजनेस के मैन के बीच अगर इसका स्टेट है यूपी और दूसरे का है बिहार, या अगर कोई भी स्टेट हो, मतलब दोनों का सेम ना हो और उसे बोलते हैं कि वहां पे जो जीएसटी चार्ज होता है वो हाई जीएसटी चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? आईजीएसटी, जिसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। या कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब शॉर्ट में बोलेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स। और वैसे अगर आईजीएसटी का कोई फुल फॉर्म पूछे तो बता सकते हो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। या तभी लागू होगा जब दोनों स्टेट अलग अलग हो, नहीं तो हमेशा क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और एक मैंने पढ़ा था ना यूटीजीएसटी, बताया ना एक और टाइप्स होता है। यूटीजीएसटी कहां पे लगता है? ऑन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मतलब दो केंद्र शासित प्रदेश के बीच अगर क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, माल सप्लाई हो रहा है, उसे बोलते हैं, वहां पर लगेगा यूटीजीएसटी। ठीक है? तो मेरे कंडीशन में, हम लोग के कंडीशन में ऐसा जल्दी आता नहीं। मतलब मैं यूपी का हूँ और दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, लेकिन वहां से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमारा रूल क्या रहेगा? आईजीएसटी लगेगा जब दो स्टेट है। लेकिन जब दो केंद्र शासित, जैसे मान लो दिल्ली पांडिचेरी, चंडीगढ़, ठीक है, दादा नगर हवेली, ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश। पता है आपको ना? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो। एक और जुड़ गया इस समय, जम्मू कश्मीर। ठीक है? तो जो हमारे क्या है केंद्र शासित प्रदेश, उनके बीच अगर ट्रांजेक्शन होगा तो वहां पे कौन सा जीएसटी लागू होगा? यूटी जीएसटी चार्ज। ठीक है? तो ऐसा जल्दी कंडीशन आता नहीं है। ठीक है? तो सबसे ज्यादा हम लोग जो टैक्स चार्ज करते हैं, लगाते हैं, और गवर्नमेंट के खाते में जो जाता है सबसे ज्यादा क्या जाता है? सेंट्रल, मतलब सीजीएसटी, एजीएसटी और आईजीएसटी। तो मुख्य रूप से ज्यादा तीन के बारे में लोग बताते हैं और इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो ये हमने तो आपको एक बताया कौन सा जीएसटी कहाँ पे लागू होता है। इसको ऐसे नोट कर लो जिससे बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। देखो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे जो चार्ज होगा वो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है? और जो इंटर स्टेट इंटर स्टेट सप्लाई होगा वहां लगेगा
IGST। इंटर स्टेट सप्लाई IGST। अगर अपने भाषा में ऐसे बनाना है तो बना सकते हो। यूपी से यूपी, और इधर यूपी से बिहार, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। रेगुलर मत आओ, रेगुलर नहीं आओगे कहाँ समझ में आएगा। हो गया बाबू, बोलो। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग। और देखिए यह तो हमने पढ़ा दिया, किसको किसको सम्मिलित किया गया था, बताया था आपको। पहले यह टैक्स लगते थे, और ज्यादातर मैक्सिमम क्या किया, देखो कह रहा GST में लिखित टैक्स को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें इतने सारे टैक्स क्या हुए हैं, शामिल हो चुके हैं, और इस पे सब काम किस पे हो रहा है अब, GST पे। तो मैंने बताया था ना एक्साइज ड्यूटी के बारे में क्या कैसे है, तो इसको हमको नहीं पढ़ना है। मेन हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन। तो चलिए अगला है टॉपिक, वह है रजिस्ट्रेशन। तो क्या होता है इसके बारे में समझिए। मतलब GST में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या मिलेगा इसको समझाया गया है। कहा जरा टीन, जिसे बोलते हैं टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो कहा जरा टीन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था। मतलब पहले जो टैक्स लोग पे करते थे उनको क्या मिलता था, टीन नंबर, जिसे बोलते थे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक उसी प्रकार GST में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को GST नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मतलब जो GST में जाएंगे, जो व्यापारी GST में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को बोलेंगे GST नंबर। और GST नंबर का बताया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब कोई पूछे GST का फुल फॉर्म क्या होता है तो क्या जवाब देंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसा ही होता है। और ये कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, जो पेन पे आधारित होता है, जिसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है। ध्यान देना, मतलब हम व्यापारी हैं, ठीक है, और जब GST में रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो हमको टैक्स पे करने का एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जब GST में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसको बोलते हैं GST नंबर।
क्या बोलते हैं? और हमको जब भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमको जो मिलेगा उसे बोलते हैं जीएसटी नंबर, इसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसे उसी से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कितना इनको टैक्स पे करना है। लेकिन वो कितने अंक का होता है? 15 डिजिट का होता है। वो भी पेन पे आधारित होता है, मतलब पेन से ही जनरेट होता है, पेन से ही बना होता है। पेन का मतलब फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थायी खाता संख्या। ठीक है, कौन जारी करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। कौन जारी करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। किसके लिए? यह पता कर सकेगा इनकम का स्रोत क्या है, कितना पैसा आ रहा है जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हम रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे ना तो पहले ही कहेगा अपना पेन नंबर दो, तभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, नहीं कंप्लीट नहीं होगा। अब पेन नंबर सबका क्या होता है? यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब सबका अलग अलग होता है। तो जीएसटी नंबर भी जो हमको मिलेगा ना, सबका जीएसटी नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 15 में कौन क्या होता है इसको समझाया गया है। तो बोला क्या है? तो पढ़ाई करता है आशीष। ठीक है, अभी जा रहा पढ़ने। चलो ठीक है, पढ़ाई कर ले। चलिए यहाँ पे दिया है, सबसे पहले देखो जो 15 में क्या क्या होगा समझिए। पहला स्टेट कोड, दूसरा है पेन नंबर, उसके बाद से एंटिटी कोड, ब्लैंक चेक सम डिजिट। मतलब टोटल मिला के 15 अंक हमको मिलता है। तो देखो बताया जा रहा है कि शुरुआत का जो 2 अंक होता है ना उसे बोलते हैं स्टेट कोड। जैसे यूपी का जो जीएसटी का स्टेट कोड है ना वो है 09। क्या है बाबू? 09। बिहार का है 10, महाराष्ट्र का 27, दिल्ली का है 7, वेस्ट बंगाल का 19। ऐसे सबका है, सबको रटना नहीं है आपको, मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो हमारा यूपी का स्टेट कोड क्या है, तो जिस स्टेट में उसका याद कर लो। यूपी का है 09। उसके बाद पेन नंबर उस पर्सन का रहेगा जिस पर्सन का रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ए पी एम पी बी 1231। ठीक है, या 10 अंक है, 2 2 4 2 6 2 8, एक और ए पी एम पी भी 1231 एम। ठीक है, टोटल कितना है? 10 10 दो क्या हो गया? 12 अंक हो गया। उसके बाद से 3 जो अंक देते हैं वो एम 1 जेड डी। ठीक है, तो ये पूरा एक पेन नंबर है 09 से लेके जी तक, मतलब डी तक। इसे कितना टोटल गिन लो, 2 10 या 12 3 या 15। तो देखो ये 3 डिजिट मिला के टोटल कितना? 15। लेकिन शुरुआत में 09 क्या है? स्टेट कोड होता है। किस मतलब यहाँ जो बिजनेसमैन और किस स्टेट से बिलोंग करता है, किससे पता चलता है? कोड से पता चलता है। किस कोड से? जी, पेन से नहीं पता कर पाओगे, पता नहीं किस स्टेट का है, कैसे पता कर पाएंगे? नहीं पता कर पाएंगे। लास्ट में जो 3 अंक दिया जाए तो उससे भी नहीं पता कर पाएंगे। मेन पहचानने का तरीका क्या है? स्टेट कोड। मतलब इतना समझना, कोई पूछेगा तो बता सकते हो 15 अंक होता है। और जो हमारा 0203 जो शुरुआत का जो 10 अंक होता है वो स्टेट कोड होता है। 10 अंक जो होता है वो पेन नंबर होता है। 3 एंटिटी कोड होते हैं। टोटल मिला के क्या बनते हैं? 15 अंक बनाए जाते हैं। आपको रटना नहीं होगा, याद नहीं करना है, बस इतना याद करना कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है और हमारे यहाँ का स्टेट कोड क्या है। और फिर नंबर भी याद नहीं करना है, सबका अलग अलग होता है। जीएसटी नंबर भी सबका अलग अलग होता है। आपको मिलेगा, उसी पे काम करना है। अपना नहीं बना नहीं, अपना कैसे बना सकते हैं? रजिस्ट्रेशन कराओगे तब ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट लिखा है लायबिलिटी टू रजिस्टर्ड। मतलब कौन कौन से ऐसे पर्सन बिजनेसमैन हैं जो लाइबल है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और कराएंगे ही कराएंगे। तो देखो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। और एनुअल टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल, एग्जेम
और एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया है और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट को निम्नलिखित है। क्या है समझने की कोशिश करना। मतलब बोला गया है कि ऐसे बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर लिमिट को पार कर लेता है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर से एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल पर्सन आ सकते हैं, एग्जेम्प्टेड आ सकते हैं, एक्सपोर्ट सप्लाई वाले आ सकते हैं। अब सवाल यह कि सर ये टैक्सेबल क्या होता है, एग्जेम्प्टेड क्या होता है और सबसे पहले टर्नओवर क्या होता है। तो चलिए पहले हम समझते हैं। अगर कोई व्यापारी टोटल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक टोटल साल भर में उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल जितने रुपए का सेल करता है, अब चाहे गुड्स सेल करे चाहे सर्विस सेल करे, उसे बोला जाता है एनुअल टर्नओवर। क्या बोला जाता है? एनुअल टर्नओवर। मतलब हम अपने व्यापार में साल भर में 20 लाख 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ जितने का हम बेचते हैं ना, उसे ही बोला जाता है एनुअल टर्नओवर। मतलब साल भर में इतने लाख रुपए का हमने बेचा है, यह नहीं कर सकते इतना प्रॉफिट हुआ है, बेचा कितने का है उसे बोलते हैं टर्नओवर। क्लियर है ना? यही बोला गया है कि ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेटिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं। अब क्या लिमिट रखा गया तो नीचे दिया है, ठीक है। उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होगा? जीएसटी में कराना होगा। अब बोला गया है कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल, अब टैक्सेबल क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, एग्जेम्प्टेड और एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया है और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित है। लिखित क्या है अभी देखेंगे, पहले समझते हैं टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और एक्सपोर्ट सप्लाई के बारे में। तो देखो सबसे पहले टर्नओवर सबको क्लियर है? कोई पूछेगा आपसे बता दूंगा ना। चलिए अब देखिए अब हम समझते हैं टैक्सेबल के बारे में। अगर आपसे कोई कहता है कि टैक्सेबल का मतलब क्या होता है तो बताना कि अगर ऐसा व्यापारी जो किसी गुड्स को या किसी सर्विस को सप्लाई करता है, मतलब बेचता है या खरीदता है, समझे, अगर उस पे जीएसटी के अंडर में टैक्स चार्ज हो रहा है, टैक्स चार्ज हो रहा है, टैक्स है, अब चाहे 3% हो चाहे 5% हो चाहे 18% हो, मतलब 1% टैक्स चार्ज हो रहा है, उसे ही बोलते हैं क्या? टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। मतलब सपोज मान लीजिए हम गए और जाने के बाद हमने एक मार्कर खरीदा, अगर मार्कर पे 1% टैक्स चार्ज नहीं है तो उसे हम टैक्सेबल गुड नहीं बोलेंगे। लेकिन हम गए और कह रहा व्यापारी 5% टैक्स चार्ज हो रहा है, क्या रूल है ऐसा, ठीक है, जीएसटी के अंदर में लिखा गया इसके बारे में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसे गुड्स और सर्विस को बोलते हैं कि क्या है? टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज जिसमें जीएसटी चार्ज हो रहा है। अब चाहे 3% हो चाहे 5 हो चाहे 12 हो चाहे 18 हो चाहे 28 हो, मतलब कोई ना कोई परसेंटेज है, उसे बोलते हैं टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। क्लियर है? मतलब ऐसा व्यापारी उसका टर्नओवर लिमिट है और प्लस इसके अंतर्गत आता है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्या कराना होगा, कैसे कराना होगा, वो भी रूल बताया गया है। और अगला है एग्जेम। इसका मतलब क्या? ऐसा गुड्स ऐसा सर्विस जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं है, मतलब उसको अलग कर दिया गया जीएसटी से और बोला गया बाबू आपको 1% जीएसटी टैक्स चार्ज नहीं देना है, समझे, 1% नहीं है तो उसे बोलते एग्जेम्प्ट। क्या बोलते बाबू? एग्जेम्प्ट। समझे? नहीं समझाया? हम मार्केट में जा रहे हैं, ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं है, उसे ही बोलते हैं एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज। जैसे हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हो ना, उसका जीएसटी लेते हैं क्या? नहीं, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है, समझे। आप जाते हो बुक खरीदते हो, उसको जीएसटी देते हो क्या? नहीं, वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है। मतलब जिसपे जीएसटी देते हैं टैक्सेबल,
इसमें नहीं देते हैं एग्जेम्प्टेड। क्लियर है? और एक्सपोर्ट के बारे में बताया था आपको। एक्सपोर्ट सप्लाई मतलब बोलो, कितने जल्दी भूल जाता आप लोग को, बताओ किसी जी। तो ध्यान देना, तो ऐसे व्यापारी आ जाएंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इनके लिए लिखित लिमिट दिए गए हैं। क्या लिमिट दिए गए हैं? तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला लिमिट क्या दिया है समझो। तो बोला गया है पहले में कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और इसमें कुछ नाम रखे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। यह स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया इन स्टेट को, और इनके लिए लिमिट रखा गया कितना? 20 लाख। क्लियर है? लेकिन अगला है द रेस्ट ऑफ इंडिया, इसके लिए दिया गया 40 लाख। अब कहोगे सर यह क्या मतलब है? किसी के लिए 40 और किसी के लिए 20। अब क्यों इसके लिए 20 और क्यों इसके लिए 40, ये थोड़ा हम लोग समझते हैं। कोई हमको बताएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब क्या होता है? हाँ, स्पेशल तभी तो सुने हो आप लोग, खास। ठीक है, बहुत हमारे लिए स्पेशल है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या मतलब है। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट और द रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इनके अलावा जितने आएंगे सब नॉर्मल स्टेट। ठीक है, लेकिन ये आएंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट रखा गया है, इनका दर्जा दिया गया है। ठीक है, लिखा गया है, रूल इसके लिए बनाए गए। बताओगा कोई? ज्यादा होता है, कोई बताए? सब गरीब है। चलो एक क्वेश्चन कोई जवाब दिया, बोलो तुम लोग। देखिए, यह स्पेशल कैटेगरी स्टेट इसलिए बोला गया है कि ये सबसे ज्यादा पहाड़िया इलाका है, और प्लस यहाँ पे उतना ज्यादा, ठीक है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। मतलब ये समझो क्या पुअर फैमिली है। ठीक है, मतलब यह जो अदर स्टेट है इसके अलावा ना, जितना टर्नओवर उनका हो जाता है, इन लोग का नहीं हो पाता। मतलब समझो एक गरीब ही मानो। ठीक है, क्योंकि वहां पर कभी कोई आता तो केवल बाहर आने लगता है। ठीक है, कभी यह हो गया, बहुत दिक्कत है, और वहां की आबादी थोड़ा कम है। क्या है? आबादी कम है। तो बताओ आबादी कम है, और मान लो जिस गांव में 100 लोग हैं और एक दुकान है, तो 100 लोग जाएंगे खरीदने के लिए ना, तो पैसा बढ़ेगा या नहीं? 2-4 को दुकान है, ठीक है, और 20 को लोग हुआ है, क्या होगा? तो बढ़ जाएंगे उसी में ना। तो दिक्कत है, एक ही दुकान है, 20 हो जाएंगे ना, फर्क पड़ेगा। मतलब यहाँ की आबादी भी कम है, थोड़ा पहाड़िया इलाका है, हमेशा व्यापार कंटिन्यू नहीं चल पाता है। ठीक है, और इसीलिए इनका उतना टर्नओवर नहीं हो पाता। और जब ज्यादा टर्नओवर नहीं हो पाएगा, और तो इसके लिए गवर्नमेंट रूल नहीं बनाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और इसके लिए 40 लाख रख दे, मुझे लगता है कई स्टेट वाले बाहर चले जाएंगे, कई बिजनेसमैन आएंगे उसके अंतर्गत नहीं, तो जीएसटी पे ही नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट को ज्यादा नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट ने सोच समझ के बनाया है कि चलो जो ऐसे हैं स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं, नाम से पता चला बहुत खास होगा। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं, उनको 20 लाख रखा गया है, और उसके बाद से जितने स्टेट आते हैं उनको रखा गया क्या? 40 लाख। मतलब बोला गया है कि ऐसा व्यापारी जिसका इस स्टेट में व्यापार होगा और साल भर में अगर 20 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नहीं कराना होगा? कराना होगा। ठीक है, अगर उससे कम है तो अनिवार्य नहीं है, चाहेगा तो करा सकता है। अगर उसके बाद अगर अदर स्टेट, यूपी, बिहार, अदर कोई भी स्टेट है, तो उसके लिए बोला गया 40 लाख। क्या बोला गया है? 40 लाख। अगर मेरा यूपी में व्यापार है तो मेरा टर्नओवर कितना होगा? 40। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। नहीं कराएंगे, इसके लिए रूल बने हैं, वो हमारा फर्म बंद हो सकता है। लेकिन इसके लिए कम है इससे, तो वो भी करा सकता है, उसकी मर्जी। लेकिन नहीं कराएगा, थोड़ा नुकसान उसको होगा। जीएसटी के कुछ ऐसे बेनिफिट है, कुछ फायदे हैं जो उसको नहीं मिलेगा। जैसे आईटीसी खरीदते समय जो टैक्स देगा उसको आईटीसी मिलवे नहीं करेगा, जब रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं इस समय, भले ही इतना ना हो फिर भी लोग करा ले रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं नहीं कराएंगे, बाद में नुकसान होता ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इनके लिए तो एकदम कंपल्सरी है। अगर इतना है, नहीं कराओगे तो आपका फर्म बंद हो सकता है। ठीक है, चलने नहीं दिया जाएगा व्यापार को। तो यही चेकिंग जब आया था तो बहुत सारे लोग भाग रहे थे ना। कई लोग का बहुत ज्यादा है, परवाना में समझो 1 करोड़ का है, ठीक है, टर्नओवर, और है ना,
कई तरह से व्यापारी हैं जो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए एक ही दिन में बेचते हैं। इधर 40 लाख है। ठीक है, कपड़े वाले जाओ ना, ठीक है, जो काम करते सब बताते कई सारे स्टूडेंट जो लोग बिल बनाते, क्योंकि ऐसा हो जाता है त्योहारों में, ठीक है, 20-20 लाख रुपए का सेल हो जाता है। एक बंदा बैठता है 2 लाख 2 लाख 50,000 30,000 30,000 का कपड़ा खरीदता है। ऐसा है इस समय लगन में, देखिए। ठीक है, अभी स्टार्ट होगा तो ठीक है, एक एक जैसे राधिका गारमेंट्स हो गया, और ठीक है आशीर्वाद वाले हो गए, बहुत बेचते हैं सब। और हमारे यहाँ यही के लड़के जाके काम हम करते हैं, तो सब अकाउंटिंग जो करता है तो हिसाब भी तो पता चलता है ना शाम को कि कितना टोटल रुपए का सेल किया गया। एक बार रिपोर्ट इंटर बटन दबाए पता चल जाएगा कितने का सेल किया। ठीक है, तो सब बहुत ज्यादा, ठीक है, और हम लोग त्योहारों पे, छठ पे, दिवाली पे तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा बेचते हैं सब। ठीक है, और ऐसा नॉर्मल कोई त्योहार नहीं तभी लाखों का डेली बेचते हैं सब। ठीक है, चलो सोने चांदी पे एक कोई बैठा तो 50 से 1 लाख रुपए का खरीद लेता है, दुइयों को सामान खरीद लेता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पढ़ाना बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जिनका लगभग करोड़ों का टर्नओवर है। ठीक है ना, कई लोग 1 करोड़ से ज्यादा है, कई लोग 2 करोड़ से ज्यादा है। जैसे ये मालिक जो है जिनके रेंट बढ़ाते हैं कम से कम 1.5 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, 1.5 करोड़ से ज्यादा का। अब बताइए, नहीं टर्नओवर बोलो सर ना, साल भर का। करते क्या है, अरे बहुत बड़ा इनका दुकान है। ठीक है ना, ये सब अटैची उटैची सब मतलब जितने मिलते हैं सब। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको जी, एक नॉर्मल ना भाषा में क्या बोलते हैं उसको, दुकान को, ये सब मिलता है सामान। ठीक है, अटैची सबसे ज्यादा थोक भी करता बेचते हैं। आरचूर क्या नाम है, जैसे हाँ, हाँ कुछ ऐसा दुकान पर नाम नहीं है, सब मिलते हैं। ठीक है, तो लगभग 3 4 5 है। ठीक है ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा है, और लगभग इससे बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं। ठीक है, होलसेलर हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग गाँव में बेचते नहीं से लेकर जाते हैं। ठीक है, पूरा ये देखो ना बगल में जो है सब पूरा अटैची भरा हुआ है इसमें। ठीक है, जाते हैं से लाल लाल लोग ले आते हैं, तो अलग अलग है, सबका है। सब जानते तो बता नहीं रहे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर है आपको ना। तो यहाँ तक मैंने आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया। ठीक है, अब कुछ और रूल है, मैंडेटरी एजुकेशन। तो यहाँ आपको घर से पढ़ना है, यह पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यह जब तक आप लोग पढ़ोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो सबको टीन का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीजीएसटी का, जीएसटी का, आईजीएसटी का, किसके लिए क्या लिमिट रखा गया है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आना, कल सबसे पूछूंगा। और कौन कहाँ जीएसटी चार्ज होता है, इंटर स्टेट में कौन सा जीएसटी चार्ज होता है, इंटर स्टेट में कौन सा जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, सारा पढ़ के आना आप लोग को, मतलब यहाँ से लेके और जहां तक पढ़ाए आज वहां तक आपको पढ़ना है। तब आपको कल का क्लास आपकी बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, 2 दिन का थ्योरी है, उसको प्रैक्टिकल आ जाएंगे हम लोग।